Hello friends, welcome to Education Hub. So friends, in our today's video session, we are going to discuss about political causes of revolt of 1857. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या रिवोल्ट ऑफ 1857 के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है. If you have not seen that video, please check that video. Video link regarding the video is given in the description and please watch the video till last. So let's start. There were many causes which were responsible for the first war of independence. Political situation in the country at the time of British domination was one of the main reasons which provoked the Indian rulers for the first war. First reason was the British policy of expansion. The policy of control and gradual extension of native Indian states was one of the major grievances of the Indian rulers. And since the Battle of Plassey, East India Company's territorial power increased rapidly. Britishers came to India for trading as East India Company and सबको लगा उनका इंडिया के पॉलिटिकल कंडीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है and they won't interfere. But after 1757 में हुए बैटल ऑफ प्लासी के बाद उन्होंने जब सारे इंडियन स्टेट्स को एनेक्स करना स्टार्ट किया, then Indian rulers understood that the main aim of British is to establish an empire in India. But although सबको एक दिन में समझ नहीं आया, it almost took several years from 1757 for Indian rulers to understand the true nature of British. Now British tried to expand their political power in India by four ways, that is through wars, by system of subsidiary alliance, doctrine of lapse, and on the grounds of misrule or maladministration. To safeguard their political interest and to expand their territory, British fought many wars against several Indian rulers. For example, Battle of Buxar in 1764, जिसमें दे एमर्ज्ड एज ए मास्टर ऑफ बंगाल और उन्होंने बंगाल को एनेक्स कर लिया. बक्सर के बाद दे अनेक्स्ड मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज ऑफ मैसूर स्टेट थ्रू एंग्लो मैसूर वॉर्स, जो कि 1767 से 1799 के बीच में लड़े गए थे. आफ्टर थर्ड एंग्लो मराठा वॉर दैट वॉज फॉट इन 1818, द एंटायर डोमिनियन ऑफ मराठा वर एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश. 1849 में उन्होंने पंजाब को भी अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया आफ्टर डिफीटिंग सिख्स इन द एंग्लो सिख वॉर. इसके बाद 1823 से 1856 तक ब्रिटिश ने अपने एम्पायर को और एक्सटेंड किया बाय कॉन्करिंग सिंध एंड टेरिटरीज ऑफ असम. सो इन ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ब्रिटिश वेज्ड मैनी वॉर्स, जिसमें से उन्होंने ऑलमोस्ट सभी जीत लिए. Thus, Indian rulers and their patrons who were defeated in the war were removed from their throne and authority. Thus, they fought together against the British in 1857. Some Indian states were brought under British control without actually annexing them, and this was done by subsidiary alliance introduced by Lord Wellesley. सब्सिडरी अलायंस में इंडियन रूलर्स को कुछ सर्टेन कंडीशंस और ऑर्डर्स दी जाती थी जो उन्हें मानना पड़ता था. एंड द कंडीशंस वर एक्सेप्ट ब्रिटिश एज अ सुप्रीम पावर, सरेंडर फॉरेन रिलेशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी, विच मीन्स दे वुड नॉट एंटर इनटू एनी अलायंस विद एनी अदर टेरिटरी और पावर एंड वुड नॉट वेज वॉर. अब इस कंडीशन से हर किसी को समझ में आ गया कि अगर वो इसे एक्सेप्ट करेंगे तो अपने फॉरेन और डिप्लोमेटिक रिलेशंस पर पूरी तरीके से ब्रिटिश पर डिपेंडेंट हो जाएंगे. अगर इंडियन रूलर्स को दूसरे किसी रूलर के साथ एक छोटी सी मीटिंग भी करनी पड़ेगी तो पहले परमिशन उन्हें ब्रिटिश रूल से लेना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स से लेना पड़ेगा. अपनी मर्जी से वो किसी दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक भी नहीं कर सकते. एक और रूल जिसने इंडियन रूलर्स को डिपेंडेंट कर दिया वॉज दैट दे शुड एक्सेप्ट ए ब्रिटिश प्रेसिडेंट एट देयर हेडक्वार्टर्स. और तो और साथ में वो किसी भी यूरोपियन को अपनी सर्विस में एम्प्लॉय नहीं कर सकते विदाउट कंसल्टिंग द कंपनी. वन मोर डोमिनेटिंग कंडीशन वॉज दैट इंडियन रूलर्स वर टू मेंटेन ब्रिटिश ट्रूप्स एट देयर ओन कॉस्ट इन देयर आर्मी. एंड दस most of the Indian rulers who agreed to subsidiary alliance lost their independence. मीन्स अगर आपसे आपका कोई नेबर बोले कि पहले तो आप हमारी सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करेंगे, बिना हमारी परमिशन के किसी दूसरे नेबर से बात नहीं कर सकते,
हमारे घर का एक मेंबर हमेशा आपके घर में रहेगा, और तो और उस मेंबर का सारा एक्सपेंस भी आप बियर करेंगे। तो मीन्स क्या है, ये कोई ज़बरदस्ती है? वो ज़बरदस्ती इंडियन रूलर्स को अपने अंडर ला रहे थे, और वो खुद आए थे बिजनेस करने के लिए इंडिया में, और इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस इंडिया की पॉलिटिक्स में। Thus, by 1856, practically all the Indian states had either been annexed or had been entered into alliance with the company. The British had become the supreme power and Indian princes were reduced to mere puppets. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न बन गया 1857 रिवोल्ट के लिए, क्योंकि उन्हें एक होप दिखी दैट इफ़ दे बिकम सक्सेसफुल इन द अपराइजिंग, ब्रिटिश वुड लीव इंडिया। अब इन सब के बीच में लॉर्ड डेलहाउसी, द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम, annexed many Indian states to the company by using doctrine of lapse. According to this doctrine, heirs adopted without the consent of the company could inherit only the private property of the deceased ruler and not his territory, and thus the territory would come under the company's rule. लॉर्ड डेलहाउसी के ऐसे प्रिंसिपल सेट करने से इंडियन रूलर्स जिनके अपने सन या डॉटर नहीं थे, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, क्योंकि इस डॉक्ट्रिन में ये क्लॉज था कि अगर किसी रूलर ने ब्रिटिश दैट इज़ ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन के बिना अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट किया, तो उस चाइल्ड का अपने फादर की डेथ के बाद उसकी टेरिटरी पर कोई रूल या अथॉरिटी नहीं रहेगी, और वो पूरी टेरिटरी कंपनी के रूल में आ जाएगी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से बहुत से इंडियन स्टेट्स ईस्ट इंडिया कंपनी में मर्ज हो गए। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द रूलर ऑफ झांसी डाइड, leaving no natural heir or successor, the widowed Rani was pensioned and their adopted son Anand Rao was not recognized as a lawful successor to the throne. The other prominent states which became victim to the doctrine were Satara, Jaipur, Sambalpur, Udaipur and Nagpur. और तो और डॉक्ट्रिन सिर्फ अडॉप्टेड हेयर वाले क्लॉज तक ही लिमिटेड नहीं था। The principle of lapse was also applied to take away the titles and pensions of the rulers of some states. For example, कर्नाटक और तंजौर के नवाब के रॉयल टाइटल और डिग्निटी छीन ली गई। अब किसी किंग का टाइटल ही छीन लिया जाए तो उससे ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल क्या हो सकता है उस किंग के लिए, उसके पेट्रन्स के लिए, एंड दस ऑल दिस कॉज्ड डिसकंटेंट अमंग द रूलर्स एज वेल एज अमंग द पीपल इन जनरल। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी डलहौसी ने 1856 में अवध के ऊपर बिना किसी प्रायर रीजन, नोटिस या वार्निंग के अटैक कर दिया और अवध को कैप्चर कर लिया। एंड द रीज़न दैट ही गेव फॉर एनेक्सेशन वॉज माल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिसरूल। बट द पीपल ऑफ अवध ऑन द कॉन्ट्ररी हैड टू फेस मोर हार्डशिप। They had to pay higher land revenue and additional taxes on their food, houses, ferries and justice. उनका कहना था कि अवध के नवाब इज़ इनकेपेबल एंड दस ही कैन नॉट हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अवध, और अगर अवध कंपनी के रूल के अंदर आ जाए देन इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर पीपल ऑफ अवध ओनली। But the dissolution of the Nawab of Awadh's army and administration threw thousands of nobles, officials and soldiers out of the jobs. Thus, the dispossessed talukdars and zamindars became the opponents of British rule. और तो और जो कंपनी के आर्मी में अवध के सोल्जर्स थे उन्होंने भी प्रोटेस्ट कर दिया because they were worst affected. These soldiers had helped the British to conquer the rest of the India, but they did not like that their homeland should come under the foreign sway. On the other hand, annexation of Awadh also affected soldiers' financial position. They had to pay higher taxes on the land their families held in Awadh. This caused resentment among the Indians in general and Awadh in particular, and in fact, Awadh played a major role in the uprising of 1857. Now, all these actions were taken by East India Company to expand their territory, but there were some reasons which were generated by the harsh and disrespectful attitude and behavior of British towards the Indian ruler. Bahadur Shah Zafar, the Mughal ruler, was under the protection of Company and received a pension from the British. In 1849, Lord Dalhousie announced that the successor of Bahadur Shah Zafar would not be permitted to use Red Fort as their palace. They were required to shift to a place near Qutub Minar.
In 1856, Lord Canning announced that after the death of Bahadur Shah, his successor would not be allowed to use imperial title with their names and would be known as mere princes. This decision of British hurt the feelings of Muslims. Thus, Zeenat Mahal, the wife of Bahadur Shah, began plotting against them. तो ये स्टेप जो ब्रिटिशर्स का था वो भी पूरी तरीके से गलत था, क्योंकि जो किंग है उसका टाइटल छीन लिया, उससे पेंशन छीन लिया, उसके बाद उनके जो सक्सेसर्स हैं उनसे पैलेस भी छीन लिए। तो ये पूरी तरीके से रॉन्ग था, पूरी तरीके से गलत था। और इसीलिए उनके जो पेट्रेंस थे, उनके सन्स थे, उनकी जो वाइफ थी, उन्होंने इनके खिलाफ प्लॉटिंग करना स्टार्ट कर दिया। एक बहुत बड़ा जो मास क्राउड था उनके सपोर्ट में आया और रिवोल्ट में बहुत ही बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया। अब ब्रिटिशर्स ने सिर्फ एक ही रूलर के साथ ऐसा नहीं किया था, और भी बहुत से रूलर थे जिनके साथ ब्रिटिशर्स ने ऐसा बर्ताव किया था। फॉर एग्जाम्पल, नाना साहेब एंड लक्ष्मीबाई। नाना साहेब वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकेंड, द लास्ट पेशवा। British refused to grant Nana Saheb the pension they were paying to Bajirao II. Thus, Nana Saheb was forced to live at Kanpur, far away from his family seat at Pune. This was widely resented in the Maratha region. Nana Saheb had inherited wealth from the former Peshwa, which he utilized in sending secret messengers to different parts of the country for generating awareness among the Indians about the British policy. Nana Saheb travelled between Delhi and Lucknow to gather support for the movement. सो जो बहादुर शाह जफ़र के सक्सेसर्स के साथ हुआ वही नाना साहेब के साथ भी हुआ, जो कि बाजीराव सेकेंड के अडॉप्टेड सन थे। ब्रिटिश ने जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एंड दस उन्होंने एक मास क्राउड को अपनी लीडरशिप में गैदर किया, और मराठा के लोग तो उनके साथ थे ही। And all these favorable conditions motivated him to wage a war against the British rule. Then Rani Lakshmibai of Jhansi, who became the victim of doctrine of lapse, became a bitter enemy of the British rule, as her adopted son was not accepted as the heir to the throne. रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी वैसा ही बिहेवियर हुआ जैसा कि नाना साहब के साथ हुआ था। So she also participated in the war. अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के लाइव एग्जाम्पल्स और केसेस देखने के बाद द अदर इंडियन रूलर्स हु वर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड ऑल्सो बिकेम सस्पिशियस. दे थॉट दैट दे वुड ऑल्सो मीट द सेम फेट एज हैपेंड विद नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई. दस दे ऑल्सो सपोर्टेड द रिवोल्ट. सो ये सब तो ब्रिटिशर्स की रूलर्स के साथ डिस्प्यूट्स थी जो कि वॉर में कन्वर्ट हो गई. बट सिर्फ रूलर्स को ही नहीं बल्कि नॉर्मल इंडियंस को भी लगा that East India Company is exploiting them and their society. सिर्फ किंग्स के पेट्रेंस ही नहीं बल्कि नॉर्मल क्राउड को भी लगा that India was ruled by British government from the England. Absence of rule और absentee sovereignty of British was resented by the Indians. Although इससे पहले भी इंडिया फॉरेन रूल के स्ट्रगल को झेल चुकी थी, but Mughals who had conquered India had in course of time settled in India. The revenues they collected from Indians were spent in India only. But in the case of Britain, the India felt that they were being ruled from England and India's wealth was being drained to England and not utilized for their welfare. Indians को ये फील हुआ that उनके वेल्थ को लूट कर उनके टैक्स को कलेक्ट कर कर ब्रिटेन अपना डेवलपमेंट और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है. Thus, all these reasons acted as fuel in the fire and resulted in the war. So friends, ये थे कुछ political causes which led to revolt of 1857. हमारे लिए तो ये बस एक टॉपिक था, बट ऑलमोस्ट 164 ईयर्स पहले ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन था, और अगर ये नहीं होता तो हमारा इंडिया भी ऐसा नहीं होता. इस रिवोल्यूशन ने हमें पूरे वर्ल्ड में एज ए कंट्री इस्टेब्लिश किया. दो ये इंडिपेंडेंस तो नहीं दिला पाया, बट ब्रिटिशर्स को ये ज़रूर बता दिया दैट अगर उनको यहाँ पे रूल करना है तो हमारे विशेष के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ सोशल कॉजेज़ डिस्कस करूँगा. तब तक के लिए थैंक यू. जय हिंद.